गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज को। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने जो वो थे हमारे अरब्स, उनका अटैक देखा था, है ना। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले शो होगी पीडीएफ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। देखो भाई, ये अब जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टर्क्स का अटैक, है ना। टर्क्स आते हैं, और हालांकि देखने में लगेगा आपको नाम से कि टर्क्स का टर्की, है ना, लेकिन ये लोग होते हैं कहाँ के? ये लोग होते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान से आते हैं, और अपने आप को अफगान्स नहीं कहते, अपने आप को टर्क्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो आप कह सकते हो, इनके जो इनके एंसेस्टर्स थे, है ना, जो इनके पूर्वज थे, वो कहाँ से थे? वो लोग टर्क से थे, है ना, टर्की से थे, बिलोंग करते थे, तो इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं? टर्क्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आज हम देखेंगे चौहान्स के बारे में, जिनको चहमंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट हमने देखा था, कई सारी राजपूत किंगडम्स उभर के आई थी इस टाइम पीरियड पे। तो जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? चौहान्स थे। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट थे, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हमारा टॉपिक फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, देखो, ये जो टाइम पीरियड था हमारा, है ना, लगभग आप देखोगे 1000 से लेके 1200 एडी तक। ये जो टाइम पीरियड था, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इस टाइम पीरियड पे देखा कि जो वेस्ट एशिया था हमारा, है ना, और सेंट्रल एशिया था, इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा मतलब डिसइंटीग्रेशन होती है। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, काफी चेंजेस होते रहते हैं जल्दी जल्दी, है ना। कभी कोई डायनेस्टी उभर जाती है, कभी कोई किसी पे अटैक कर देता है, कभी कोई पावरफुल हो जाती है। ऐसे ये सारे चेंजेस इस टाइम पीरियड पे होते रहती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, याद रखना। और इसी दौरान आप देखोगे, जो हमारे आप कह सकते हो टर्क से, है ना, उस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो टर्क्स रहते थे, टर्क्स ने एक्वायर कर रखा था, तो वो अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, है ना, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। तो उनके बारे में देखेंगे। और जो सबसे पहले जो अटैक करते हैं, जो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, सबसे पहले जो बार बार अटैक करते रहते हैं, तो एक नाम हमारे सामने सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, जिसको हम कहते हैं महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये है महमूद ऑफ गजनी की, ये देखो भाई। ठीक है, तो चलो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, और देखेंगे, बात करेंगे इन्होंने कौन कौन से मेजर अटैक्स करे। तो चलो भाई, देखो, इनके जो फादर थे, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम था सबुक्ति गिन। ठीक है, सबुक्ति गिन इनके फादर थे। और ये गजनविद एक एम्पायर बना हुआ था उस टाइम पे, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान वाले एरिया पे, इस जगह पे एक था आपका गजनविद एम्पायर इनका चलता है, बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने बनाया था। तो उनके रूलर थे। ठीक है, एक गजनी एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां के महमूद थे। ठीक है, तो ये कह सकते हो, तो ये आते थे इंडिया के अंदर और लूट पाट करके जाते थे। ठीक है, कभी आपने देखा सोमनाथ टेम्पल पे, मथुरा, वृंदावन, ये सारे टेम्पल्स पे आते थे। कई बार लोगों को मारने आते थे, है ना, अलग अलग लूट पाट कर। इनका जो मेन जो एम था वो यही था कि ये लूट पाट करने के लिए आते थे, और वो करके चले जाते थे वापस। ठीक है भाई, तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गजनविद डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये जो महमूद ऑफ गजनी है। ठीक है, और गजनी एक जगह है कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और ये गद्दी के ऊपर कब बैठे? तो 998 से लेके आप लगभग लगा लो 1030 एडी तक ये गद्दी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब एक आपको बहुत फेमस किंग दिखेंगे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, अफरसियाब। ठीक है, ईरानियन किंग थे। तो उन्हीं के ही ये डिसेंडेंट माने जाते हैं, कि हो सकता है कि उन्हीं के ही ये डिसेंडेंट हैं, है ना। जैसे कि जो अफरासियाब थे, ये भी ईरान के बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट किंग हैं। और ऐसा आप कह सकते हो कि उन्हीं की जो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ऐसे आती चलती हुई आती है। तो ये जो महमूद थे, है ना, महमूद ऑफ गजनी, जिनको हम जानते हैं, तो ये इन्हीं के ही डिसेंडेंट थे। और आप देखोगे उस टाइम पीरियड पे, अगर मैं आपको बताऊं, ईरान का जो एंशंट नेम है क्या है? पर्शिया। ठीक है, इसलिए देखो पहले गेम भी आती थी, अगर आपको याद हो तो, प्रिंस ऑफ पर्शिया करके, है ना। जो 90s के हैं, जो 20s के जो होंगे ना जनरेशन, उन्होंने खूब खेली होगी, कंप्यूटर में हम खेलते थे प्रिंस ऑफ पर्शिया करके, तो वही वाला। अब पर्शिया कौन सी कंट्री है? तो ईरान। आज हम उसको ईरान के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो आगे, इनके टाइम पीरियड पे पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर काफी डेवलप होती है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी पर्शिया होती है, पर्शियन लैंग्वेज होती है। ठीक है, पता होना चाहिए।
और तो उन्होंने काफी बैटल्स भी लड़ी, जैसे कि जयपाल, ये पाल डायनेस्टी के हैं, है ना, अनंत पाल, ये भी पाल डायनेस्टी के हैं। तो ये भी आपको इतना थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आप देखोगे 17 रेड्स इन्होंने लगभग करी इंडिया के अंदर, है ना। तो इसके पीछे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 बार करी, 16 बार करी। तो हमारी एनसीईआरटी ही हमें बताती है कि 17 बार इन्होंने रेड्स करी, कहाँ पे, इंडिया के ऊपर। और जिसके अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग में इन्होंने रेड्स करी थी, हिंदू शाही रूलर थे, है ना, पेशावर के, और आप देखोगे पंजाब के, इनके ऊपर। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इतना आपको इनके बारे में जानना चाहिए। और अब चलो देखते हैं इनकी जो बाकी मेजर जो इनके वो थे, जो इनकी रेड्स थी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेड्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने करी थी 1001 एडी में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। और जयपाल जो रूलर थे, इनके खिलाफ इनकी लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो जयपाल हैं ये हार जाते हैं, है ना, महमूद इनको हरा देते हैं। और आप कह सकते हो एक पीस ऑफ ट्रीटी इनके बीच में साइन होती है, जिसके अंदर जो इंडस के वेस्टर्न वाली जो एरिया है, वो महमूद इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये फिर से आते हैं, देखो 1003 एडी के अंदर, है ना, भैरा जगह है, भैरा। तो उस उधर ये फिर से हमें दिखाई देते हैं। और आप कह रहे हो झेलम नदी के आसपास हमें फिर से दिखाई देते हैं, और ये भेरा को भी इन्वेड कर देते हैं, उस पर भी अटैक करते हैं, लूटपाट करके ले जाते हैं उसको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे लाहौर और कश्मीर वाले एरिया में फिर से आते हैं ये, है ना, 1015 एडी के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाहौर और कश्मीर वाले में आते हैं फिर से, और जो अनंत पाल थे लाहौर में, उनको डिथ्रोन कर देते हैं, मतलब गद्दी से हरा के, उनको हरा के गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, और कैप्चर कर लेते हैं। कन्नौज में आते हैं फिर से 1018 एडी में। और आप देखोगे इस टाइम पे जो कन्नौज में आते हैं, तो रास्ते में देखोगे मथुरा, वृंदावन, इनके जो टेम्पल्स होते हैं, इनको भी लूटपाट करके बहुत सारी, मतलब आप देख सकते हो कि धन दौलत ले जाते हैं। क्योंकि आपको याद हो तो, अब देखो एंशियंट टाइम में क्या होता था। एंशियंट टाइम में जितना भी पैसा होता था, गोल्ड हो गया आपका, है ना, या फिर आपका सिल्वर हो गया, ये सारा लोग कहाँ पे रखते थे, ये सारा लोग टेम्पल्स में रखते थे, है ना। क्योंकि माना जाता था कि भाई भगवान है तो हमारा, लोग भेंट भी देते थे, है ना, एज अ गिफ्ट टेम्पल्स को देते थे, गोल्ड देते थे, सिल्वर देते थे, और भी अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स, अलग अलग चीजें देते थे, है ना। तो इसलिए ये क्या करते थे, जो भी आपने देखा इनके बारे में हम जान रहे हैं, महमूद ऑफ गजनी, ये ज्यादातर टेम्पल्स पे ही अटैक करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो धन दौलत रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, टेम्पल्स में रखते हैं। ठीक है, इवन आप आज भी देखो टेम्पल्स के अंदर पैसा होता है ना, तो उस टाइम पीरियड पे ही यही प्रथा चलती आ रही थी। तो वहां पे भी टेम्पल्स के ऊपर पैसा होता था हमारा, पैसा, गोल्ड, सोना, मतलब कि आप हार हो सकते हैं, ना, लोग डोनेट कर देते थे। तो उन पे लूट लाट के लोग ले जाते थे। और देखो आप आगे, ये तो हमने कन्नौज का दिखाया, देखो ईयर आपको याद रखनी है, और आपको प्लेस भी याद रखनी है ना। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इनके फैक्ट्स वगैरह साइड में लिख दिए हैं, ये पता होने चाहिए। इसके बाद देखो सोमनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर आपको सोमनाथ दिखेगा ना, गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल है। तो इन्होंने 1026 एडी के अंदर इस पे अटैक करा। ठीक है, इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था अटैक करने का, ये तो लूटपाट तो है ही, और साथ साथ क्या है कि जो राजपूत थे, है ना, राजपूत किंगडम्स उभर रही थी, हमने देखा, उनके खिलाफ आप उनको शौक देना, और आप देखोगे उनको डर का सामना कराना, उनको डरा के रखना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, इस पे अटैक करना। और जब ये जा रहे थे वापस, तो आप देखोगे सिटीजन्स ने भी काफी, मतलब डट के इनका सामना करा, है ना, इनको रोका। और काफी एक जाट कम्युनिटी थी, ऐसा माना जाता है कि जाट कम्युनिटी थी, सिंध के जो जाट थे, उन्होंने इनको रोका, इनको थोड़ा बहुत पीटा पकड़ के, है ना। तो ये लेकर भाग गए थे बच के। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप देखो कि जो महमूद थे ये वाले, इन्होंने जो शिवलिंग थी उसको भी तोड़ दिया, और उसको वापस भी ले गए, उसके कुछ पार्ट शिवलिंग के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट जो इनका कॉन्क्वेस्ट था, लास्ट बार जो इन्होंने इन्वेड किया, वो किया 1027 एडी में, जब इन्होंने सोमनाथ किया उसके ही 1 साल बाद। ठीक है, 1027 एडी में। और आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो ये आए थे 1 साल बाद, ये किनको मारने के लिए आए थे, इन्होंने खास करके जाट कम्युनिटीज थी उन्हीं के खिलाफ ही आए थे, है ना, उन्हीं को आप कह सकते हो बदला लेने के लिए। क्योंकि जब ये लास्ट टाइम 1026 एडी में जा रहे थे, तो जाट कम्युनिटीज ने इनको मतलब रोका था, और मतलब काफी इनकी मुठभेड़ हुई थी। तो इस वजह से खास करके आप कह सकते हो कि जाट कम्युनिटीज के खिलाफ ही ये लोग आए थे। और जब ये आते हैं, है ना, सिंध के जाट्स के लिए मैंने आपको बताया,
तो भाई उनकी कॉलोनीज वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और जो वुमेन वगैरह होती हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनका रेप करते हैं और घरों में आग लगा देते हैं। और जो भी उनको मेल पर्सन दिखता है सबको मार देते हैं, तो उनको ले जाते हैं वुमेन को कैप्चर करके अपने साथ, लड़कियों को औरतों को, तो ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। तो ये इनका था लास्ट, आप कह सकते हो कि जो इन्वेड था, है ना, महमूद ऑफ गजनी का, वो था 1027 एडी के अंदर। इसके बाद वो हमें नहीं दिखते, है ना, यहाँ तक था। तो इतना आपको इनके, जो मैंने आपको मेजर, ये जो इन्वेजन्स दिखाए हैं, है ना, मेजर ये जो दिखाए हैं महमूद ऑफ गजनी के, इतना आपको याद होना चाहिए। टोटल तो देखो 27 है, अब 27 के तक 27 तो कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के रखे हैं जो कि आपको हमेशा मतलब याद तो होने ही चाहिए। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करो या फिर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए करो, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, इन्हीं के टाइम पे, है ना, आप कह सकते हो कि महमूद ऑफ गजनी के टाइम पीरियड पे ही एक जो अल बिरूनी करके एक वो थे, ट्रैवलर थे, है ना, तो ये भी आते हैं और अपनी किताब भी लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। तो जो अल बिरूनी थे, ये 973 एडी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो फोटो आपको दिख रही है ये है अल बिरूनी की। और ख्वारिज्म, एक ख्वारिज्म एम्पायर भी बनता है ना, इसी टाइम पीरियड पे। और आप देखोगे जब हमारी नीचे इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, इल्तुतमिश रूल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे चंगेज खान भी आता है इंडिया में। इंडिया में नहीं आता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है। उस टाइम पे ही पैरेलली आप देखोगे खारिज्म एम्पायर बनता है ना। तो चंगेज खान इसके ऊपर अटैक कर देता है। चंगेज खान के बारे में भी बात करेंगे। तो चंगेज खान भी एक बहुत, आप कह सकते हो, क्रूअल, है ना, बहुत एक खतरनाक रूलर में उनकी गिनती आती है। वैसा कहते हैं वर्ल्ड का जो सबसे खतरनाक रूलर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या नाम है, क्या नाम है उनका, अरे मैं नाम भूल गया, अभी जुबान पे ही नाम है, चलो छोड़ो, है ना। तो आप ऐसा याद रखो, हिटलर। हाँ देखो, हिटलर, हिटलर में डिक्टेटरशिप की नाम आता है ना, नाम याद आता है हिटलर का। तो ऐसे ही आपको जो चंगेज खान है सबसे टॉप नंबर पे उन्हीं का नाम आता है कि सबसे खतरनाक जो रूलर थे, है ना। जैसा कहते थे कि जहां भी जाते थे वो जो चंगेज खान थे, हर जगह तबाही मचा देते थे और कुछ भी नहीं बचता था। इवन कि इंसान तो छोड़ो, जानवर तक को भी नहीं छोड़ते थे, वो इतने खतरनाक थे। तो वो भी अटैक करते थे। ख्वारिज्म थे, वही वाला ख्वारिज्म है ना, जो कि आपका आज की डेट में उज्बेकिस्तान वाला एरिया है। इतना भी आपको याद होना चाहिए। और ये महमूद ऑफ गजनी के साथ ही इंडिया आते हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है जो अल बिरूनी थे, ये काफी जो लैंग्वेजेस थी ना उसके एक्सपर्ट थे, है ना। काफी लैंग्वेज बोल पाते थे, जैसे कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे आप अरेबिक देख लो, अरेबिक भी बोलते थे, है ना, अफगान भी बोलते थे। तो अलग अलग लैंग्वेज ये बोल लेते थे, इनकी इसमें एक्सपर्टीज थी। और इन्होंने काफी इंडियन टेक्स्ट को, आप देखोगे, अरेबिक में भी ट्रांसलेट करा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे, है ना, उनको जैसे महाभारत वगैरह हो गई, पुराण वगैरह कुछ हो गए, तो उनको इन्होंने अरेबिक में भी ट्रांसलेट करा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। अब इनकी एक फेमस बुक है जिसकी वजह से ही हमें महमूद ऑफ गजनी के बारे में पता चलता है। ठीक है। मतलब जब हम जानते हैं, इतना हम पढ़ रहे हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में, तो इतना आपको कैसे पता चलता है कि उन्होंने इतनी बार अटैक करा, यहाँ पे करा, वहां पे करा। तो ये हमें एक बुक से पता चलता है, जो बुक इन्हीं की है, अल बिरूनी की, और उस बुक का नाम है किताबुल हिंद, है ना। अरेबिक में लिखी हुई है ये बुक। और देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो किताबुल हिंद बुक है वो किन्होंने लिखी, तो अल बिरूनी ने लिखी। ठीक है। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और इस बुक के अंदर हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इस टाइम पीरियड की, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, है ना, एस्ट्रोनॉमी हो गई, रिलीजन, सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री उस टाइम की, तो ये सब हमें नॉलेज मिलती है इस बुक में ही। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे, आप कह सकते हो, फर्स्ट टर्क जो इन्वेडर थे, वो थे महमूद ऑफ गजनी, जिनके बारे में हमने जाना। ठीक है। ये जो तो हैं, आप कह सकते हो फर्स्ट टर्क इन्वेडर, है ना। और इसके बाद हमने एक जो लास्ट देखा था, वो देखा था फर्स्ट अरब इन्वेडर, जो कि था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और अगर हम वैसे देखें तो देखो, वैसे भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट अगर आ गया एग्जाम में, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था इंडिया में, मुस्लिम इन्वेडर, तो उनमें आपको किसका नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम का, जो हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में जाना था, लास्ट वीडियो में।
अब जो सेकंड मुस्लिम इन्वेडर, महमूद ऑफ गजनी, है ना। अब ऐसे ही थर्ड ओ एक और आते हैं जिनको हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। उनको थर्ड मुस्लिम इन्वेडर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो अब जानते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। ये हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में जाना, अल बिरूनी के बारे में जाना, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे आप देखोगे इनका जब गजनविद एम्पायर डिक्लाइन होता है, गजनविद एम्पायर के थे महमूद ऑफ गजनी, इनका जब उसका डिक्लाइन होता है तो एक और नया एम्पायर उभर के आता है वहीं पे ही उसी एरिया में, घुरिद एम्पायर, है ना। तो इसके बारे में भी अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इस टाइम पीरियड पे आपको पता होना चाहिए, जब ये सब चल रहा था, है ना, बाकी हमारे इंडिया से बाहर, तो हमारे इंडिया में एक डायनेस्टी है जो कि चौहान्स हैं, वो उभर के आ रही थी। तो उनके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं चलो। देखो भाई, चौहान्स जो थे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इन्होंने, मैंने आपको बताया जो गुर्जार प्रतिहार था, है ना, वो जो एम्पायर इनका टूटा, तो उनके जो फ्यूडरल्स थे वो कौन थे, चौहान्स। इन्होंने, आप कह सकते हो बैटल ऑफ राजस्थान के अंदर भी, है ना, जो हमारी मोहम्मद, वो अरब्स के साथ, आप कह सकते हो अरब्स के साथ, और प्रतिहार डायनेस्टी, इनके साथ लड़ाई हुई थी। कौन सी, बैटल ऑफ राजस्थान। तो जिसके अंदर से प्रतिहार डायनेस्टी डिफेंड कर लेती है अपनी टेरिटरी को, हालांकि कुछ एरिया उनको गंवाना पड़ता है छोटा मोटा। और तो जो प्रतिहार है, उनकी जो हेल्प करी थी चौहान्स ने भी करी थी, है ना। तो ये चौहान्स थे, ये उनके फ्यूडरल थे, उनके आप कह सकते हो उनके सबॉर्डिनेट थे चौहान्स, प्रतिहार डायनेस्टी। तो जब प्रतिहार डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है तो बहुत सारी डायनेस्टीज, राजपूत किंगडम्स उभर के आती हैं, जिसमें से एक चौहान्स थे। तो इस टाइम तक आते आते चौहान्स अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड कर लेते हैं। और आप देखोगे कि अपना जो एक दबदबा है ना, पूरे इंडिया के ऊपर, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, वो बना के रखते हैं। तो देखो भाई, ये दिल्ली, ये और सब स्टार्टिंग करते हैं अजमेर से, अजमेर वाला एरिया कैप्चर करते हैं, फिर आप कहोगे धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को बढ़ाते रहते हैं, तो दिल्ली भी इनके अंडर में आ जाती है। दिल्ली भी को भी एक कैपिटल बना लेते हैं अपनी। ठीक है, याद रखना है इनको। हमें चौहान्स तो कहते हैं आज की डेट में, और पहले इनको चहमंस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चहमंस ऑफ शकम्बरी। ये बहुत सारे अलग अलग चहमंस थे, तो ये जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये है चहमंस ऑफ शकम्बरी। तो याद रखना है आपको इनका क्लाइंट। इनका आज की डेट में जो राजस्थान है, यहाँ से, राजस्थान और इनका जो नेबरिंग एरिया है, यहाँ से ये लोग रूल करते थे। और 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, आप कह सकते हो ये थोड़े से पावर में रहे, है ना। 6 to 12 इन ये हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अपने आप को क्या कहते थे, ये कहते थे कि हम अग्निवंश के हैं, है ना, अग्नि कुल के हैं। तो अग्निवंशी क्लैन इनको बोला जाता है, अग्निवंशी क्लैन के हैं ये लोग। पहले मैंने आपको बताया था कि गुर्जार प्रतिहार के फ्यूडरल थे, है ना, उनके अंडर में काम करते, सबॉर्डिनेट थे। और जो प्रतिहार किंग होते हैं, सिंहराज, उनकी डेथ के बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इनके फाउंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चौहान थे, इनके फाउंडर कौन थे, वासुदेव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम इनके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे उनके बारे में बात करेंगे। चलो उससे पहले और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। देखो, दिल्ली, अजमेर, रणथंभौर, इन वाले एरिया पे ये लोग रूल करते थे, है ना। आप देखोगे इन्होंने अजमेर, जो अजय मेरू इसका पुराना नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजय मेरू। अजय मेरू अजमेर का पुराना नाम है, ये भी इन्होंने 11th सेंचुरी के आसपास इन्होंने बनाया था, है ना। और 12th सेंचुरी में इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली, कहाँ पे, पहले दिल्ली का, ये आज आज हम इसको दिल्ली के नाम से जानते हैं, है ना। दिल्ली का एंशियंट नेम है दिल्ली का, दिल्ली का। ठीक है, तो यहाँ ये इन्होंने सीज करा। ये किन से सीज करा, तो यहाँ पे दिल्ली पे पहले टॉमर्स रूल कर रहे थे, तो टॉमर्स से इन्होंने इसको छीना, कैप्चर करा, टॉमर्स को हरा दिया। और आप देखोगे फिर इस वाले एरिया को कैप्चर करके अपनी इन्होंने कैपिटल बना ली, सेकंड कैपिटल। ठीक है, और फिर आप देखोगे आगे जाके फिर इनकी परमानेंट कैपिटल यही बन गई, दिल्ली। ठीक है भाई, और यमुना रिवर के आसपास ये लोग रूल करते थे यहाँ पे, दिल्ली के आसपास। अब इनके जो फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो फेमस किंग है, उनका नाम है पृथ्वीराज 3, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वीराज चौहान और ये पृथ्वीराज 3, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, कि जो पृथ्वीराज चौहान है, मोस्ट फेमस जो चौहान किंग है ना, ये कौन से पृथ्वीराज हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, पर उनको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज 3 हैं। ठीक है, और इनको राय पिथोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फोर्ट भी दिखेगा आज की डेट में दिल्ली के अंदर, राय पिथोड़ा, जो पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में और देखते हैं। तो देखो भाई, ये है राय पिथोड़ा, ये हिंदू, आप कह सकते हो हिंदू किंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो सबसे फेमस किंग माने जाते हैं, है ना।
देखोगे आप। और इनका जन्म हुआ था 1149 एडी के अंदर। और ये गद्दी पे बैठे थे 11 साल की उम्र में, जब इनके फादर की डेथ हो जाती है उसी के ही बाद। और 16 साल की उम्र में इन्होंने कमांड ले ली थी, है ना, एज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ये गद्दी पे बैठ गए थे और अपने डिसीजन खुद लेने लगे थे, कब से, 16 साल की उम्र में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और इनके फेमस पॉइंट हैं, है ना, जिनका नाम है चंद्र बरदाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फेमस पॉइंट चंद्र बरदाई। और जिन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि जो फेमस हैं वो है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। ठीक है, दोनों बुक्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, जो कि हमें काफी नॉलेज देती हैं, काफी हमें फैक्ट्स वगैरह बताती हैं पृथ्वीराज के बारे में और उस टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, इनके पॉइंट्स आप पूछे जाते हैं बहुत बार पृथ्वीराज चौहान के, कि चंद्र बरदाई इनके पॉइंट हैं, और उनकी दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना है। और देखो, ये थे हमारे कौन, पृथ्वीराज चौहान। अभी इनके बारे में बात करेंगे। इनकी लड़ाई होती है किनसे, जो कि हमारे थर्ड मुस्लिम इन्वेडर होते हैं महमूद ओ वो सॉरी मोहम्मद गजनी के नाम से, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, मोहम्मद गौरी के नाम से। ठीक है, मोहम्मद गौरी उनका नाम होता है, उनके साथ इनकी लड़ाई होती है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी, या फिर इनको महमूद ऑफ गौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गौर या फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद, है ना, अलग अलग नाम से इनके नाम जाना जाता है। तो ये कौन थे, याद रखना है आपको, थर्ड मुस्लिम इन्वेडर के नाम से आप इनको जान सकते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि सेकंड टर्क इन्वेडर, है ना। दोनों, आप दोनों अगर एग्जाम में आ जाए तो दोनों एक इन्हीं को ही आप कह सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट मुस्लिम थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, लेकिन वो अरब थे, है ना, अरबिक अरबिक थे, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर या फिर फर्स्ट अरबिक इन्वेडर। और जो सेकंड थे वो थे हमारे महमूद ऑफ गजनी, जो कि सेकंड मुस्लिम इन्वेडर हैं और फर्स्ट टर्क इन्वेडर हैं। अब जो थर्ड की बात आती है, थर्ड मुस्लिम इन्वेडर, तो मोहम्मद ऑफ गौर, या फिर आप कह सकते हो, और ये हमारे सेकंड टर्क इन्वेडर भी हैं। इतना आपको इनके बारे में एक तो पता होना चाहिए। और आप देखोगे इनको शहबुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, और मोहम्मद घोरी के नाम से भी जानते हैं, किनको, मोहम्मद ऑफ घुर को। देखो एक ही बात है, मोहम्मद ऑफ घुर या मोहम्मद गौरी, एक ही बात है ना। और शहाबुद्दीन मोहम्मद इनका रियल नेम था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में और आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि 1173 एडी के अंदर, है ना, इन्होंने ये गद्दी पे बैठे थे। और इनका एम्पायर था जिसका नाम था घुरिड एम्पायर। इतना आपको पता होना चाहिए। इन्होंने वो पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, इन्होंने मुल्तान भी कब्जा लिया था, है ना। और मुल्तान कब्जा लिया था तो आपको पता होना चाहिए, इनको सुल्तान ऑफ मुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो देखो दो फेमस बैटल्स हैं, जो कि हिस्ट्री के अंदर आज भी लोग इनको याद रखते हैं, है ना। और किनके साथ हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जो कि हमारे पृथ्वीराज चौहान थ्री हैं, जो भी हमने ऊपर बात करी जिनकी, है ना, और मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी। तो ये दो बैटल्स हैं। और कहाँ पे हुई थी, दोनों तरेन में हुई थी, है ना। ये जगह का नाम होता है तरेन, और जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और सेकंड बैटल ऑफ तरेन। तो इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। और देखो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि इसी के बाद हमारी जो हिस्ट्री है वो चेंज होने वाली है। बात करेंगे अभी, देखो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कब हुई थी, तो 1191 एडी के अंदर हुई थी, है ना। और किन के बीच में हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान और आप देखोगे मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। जिसके अंदर आप कह सकते हो कि जो ये हैं पृथ्वीराज चौहान, ये जीत गए थे और घुरिड फोर्सेस हार गई थी, है ना। घुरिड फोर्सेस है, मोहम्मद गौरी की जो फोर्सेस है ये हार गई थी, तो उनको डिफीट हो जाती है। और फिर आप देखोगे कि जो सेकंड बैटल होती है वो कब होती है, वो उसके 1 साल बाद होती है ना। अब आप देखो जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान इनको मतलब छोड़ देते हैं, इन पे दया करके उनको भगा देते हैं। ठीक है, और उनको नहीं पता था कि फिर से अगले साल फिर से ये लोग आएंगे और अटैक करेंगे मेरे ऊपर। तो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के अंदर आप देखोगे 1192 एडी में होती है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होती है ना अगेन। और जिसमें आप देखोगे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और जो घुरिड जो फोर्सेज है वो जीत जाती है। ठीक है, और आप कह सकते हो ऐसे ही कि जो टर्किश थे, इनकी जो आर्मी थी वो जितने भी फोर्ट्स थे पृथ्वीराज चौहान के अंदर में जल्दी से उनको कैप्चर कर लेती है ना। जैसे कि हंसी है, सरस्वती है, और समान है, और अजमेर, इन सबको कैप्चर कर लेती है। इसके अलावा दिल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और और यहीं से ही आप देखोगे हमारी हिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो ये है मोहम्मद ऑफ घुर या फिर मोहम्मद गौरी, ये क्या करते हैं, ये अपने एक स्लेव को, इनका एक स्लेव होता है, और आप कह सकते हो स्लेव और
कमांडर जनरल होता है ना, जनरल होता है। इनको क्या करते हैं, जो वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली की गद्दी पे बिठा देते हैं। और आप कह सकते हो दिल्ली की गद्दी पे बिठा देते हैं, और यहीं से ही हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है भाई, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर देखो, जब मोहम्मद ये जो थे, मोहम्मद गौरी थे, ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। तो इसके पीछे अलग से कहानी है ना, कि वो उनको फिर ले जाते हैं, उनकी पहले तो आंखें भी उनकी फोड़ देते हैं, दोनों की दोनों। आगे फोड़ने के बाद उनको फिर ले जाते हैं अपने साथ अफगानिस्तान, और फिर ऐसा कह सकते हो आप कि पृथ्वीराज चौहान है ना, फिर से उनको वहां पे मार देते हैं, पृथ्वीराज चौहान ही मार देते हैं उनको। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसके पीछे कहानी है, जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं प्रॉपर चौहान के बारे में, तब उसमें बात करेंगे। अभी तो हमारी सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारी बुक्स में भी नहीं है, वो एक बैकग्राउंड में स्टोरीज वगैरह है, वैसे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और देखोगे भाई, हमारा जो मोहम्मद गौरी थे, जो मैंने आपको बताया, ये पृथ्वी को ले जाते हैं अपने साथ अफगानिस्तान, और अपने एक स्लेव को, जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इनके स्लेव भी होते हैं और कमांडर जनरल भी होते हैं, है ना, इनको दिल्ली की गद्दी पे बिठा देते हैं, जिसको हम याद करते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको पता होना चाहिए 5 डायनेस्टीज आती हैं। एक हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिनको यही स्टार्ट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव होते हैं, मैंने आपको बताया। तो इनके देखोगे, इनकी जनरेशन भी चलती है, काफी टाइम तक रूल करती है ना, तो वो स्लेव डायनेस्टी कहलाती है। और आप देखोगे इनके बाद आते हैं कौन, खिलजी। खिलजी आते हैं, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का, काफी फेमस रूलर हैं, है ना, खिलजी डायनेस्टी के, तो वो सब आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आप देखोगे खिलजी आते हैं, फिर आ जाते हैं तुगलक, है ना, जैसे आपने देखा होगा घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे रूलर्स आते हैं। इसके बाद फिर आते हैं सैयद। फिर इसी टाइम पीरियड पे आपको पता होना चाहिए कि वो आ जाते हैं तैमूर, अटैक कर देते हैं। तैमूर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो ये लास्ट तुगलक रूलर होते हैं, ये भाग जाते हैं डर के मारे। और ये जो तैमूर होते हैं, यही अपने एक उसको, आप कह सकते हो कमांडर इन जनरल को, गवर्नर को, सही है, इसका दिल्ली का वो बना देते हैं, और यहाँ पे मतलब दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। और फिर खिजर खान रूल करते हैं, जो कि सैयद डायनेस्टी है ना। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए लोधीज आ जाते हैं। तो लोधी डायनेस्टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके बाद हमारी क्या आ जाते हैं, जो लास्ट लोधी रूलर होता है, जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है किससे, बाबर से। और कब होती है, तो 1526 के अंदर होती है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, कि 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है, उसको हम किस बैटल के नाम से जानते हैं, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी सही आंसर बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर मुझे आप लोगों को बताना है। और फिर वह देखेंगे हम, जब बाबर जीत जाते हैं ये वाली बैटल, उसके बाद फिर हमारी मुगल डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो आप देखोगे मिडिवल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो दिल्ली सल्तनत हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये मैं यहीं तक रखता हूँ वीडियो। और ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको फॉलो कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस इनकी डालता रहता हूँ, है ना। शॉर्ट में 1-1 मिनट की क्लिप्स होती है वहां पे, उसके अंदर मैं पूरा टॉपिक डायनेस्टीज वगैरह आपको समझाता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।